हो गया। स्टार्टिंग है टुडे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर आफ्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हिंदी में बोलते हैं इसको परमाणु संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखो इस चैप्टर की क्वालिटी पता है कि आपके 2 चैप्टर फिजिक्स के भी कवर कर देगा। ये हम ओवरऑल 3 चैप्टर यहाँ से कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन तो शुरू करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में 2 तरह से पढ़ना होगा। एक को बोलते हैं क्लासिकल और एक को बोलते हैं क्वांटम। आप भी ऐसे नोट कर लो, एक सारणी बना लो, आप टेबल बना लो। एक को हम कहते हैं क्लासिकल, एक चैप्टर तो है क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लासिकल। और एक को बोलते हैं क्वांटम। क्वांटम को मॉडर्न कह सकते हैं, मॉडर्न, आधुनिक। और ये हमारा जो है ना, ये ओल्डर है, इसका ना पुरानी केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर को 2 तरह से स्टडी करना है। एक ओल्ड क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक क्वांटम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मॉडर्न है आजकल का। चले ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए पहले जरा दोनों में डिफरेंस समझते हैं। एक पुरानी थ्योरी और नई थ्योरी में क्या अंतर है, सब अटेंशन पे करना। देखो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे इसका आंसर देना। आप बताओ इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या चीज है बताओ। नेगेटिव का, चलो नेगेटिवली चार्ज। बताओ क्या कुछ कह रहे थे। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। देखो अभी किसी को नोट नहीं करना। एक बच्चे ने बोला इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात सही है, उस पर ऋणात्मक आवेश है। और एक बच्चे ने बोला ये पार्टिकल है, पार्टिकल, इसको हिंदी में कहते हैं कण। भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऋणात्मक आवेश वाला कण है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। देखो जरा ध्यान देना, ये जो आपने आंसर दिया ना, ये क्लासिकल थ्योरी है। देखो आपने जो आंसर दिया, पुराना आंसर दिया, पुरानी साइंस की बात कर रहे हो आप। किसी को लिखना नहीं है अभी, वैसा यहाँ पे देख लीजिए, डिस्टर्ब ना करिए प्लीज। यहाँ देखो, देखो नो डाउट एक बच्चे ने जो आंसर दिया है ना, ये पुराना आंसर है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। अब सुनो आजकल की मॉडर्न साइंस क्या बोलती है, इलेक्ट्रॉन हैज डुअल नेचर। देखो इलेक्ट्रॉन हैज डुअल नेचर, डुअल नेचर का मतलब होता है द्वैती प्रकृति। इसका मतलब ये सिर्फ पार्टिकल ही नहीं है, एक कण ही नहीं है, एज वेल एज क्या है, एक वेव है, जिसे कहते हैं तरंग है। इसकी द्वैती प्रकृति है, कण प्रकृति भी है और तरंग प्रकृति भी है। देखो सुनो, जो आपका आंसर था वो पुराना था। आजकल की मॉडर्न साइंस बोलती है इलेक्ट्रॉन हैज डुअल नेचर, द्वैती प्रकृति। वो सिर्फ एक कण ही नहीं है, वो एक तरंग भी है। आ रहा है सबको समझ। देखो इन बातों को हम प्रॉपर डिटेल में स्टडी करेंगे। एक बात दोबारा सुनो मैं क्या बता रहा हूं। आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उसके 2 पार्ट है। ये 2 तरह से होता है। एक तो है क्लासिकल, जिसको ओल्ड कहते हैं, क्या ना, पुराना, पुराना है। और ये मॉडर्न है, आधुनिक जिसको बोलते हैं, जिसे क्वांटम भी बोलते हैं हम लोग। तो पुरानी थ्योरी बोलती है इलेक्ट्रॉन एक कण है, इलेक्ट्रॉन एक कण है, पार्टिकल है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी बोलती है इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकल ही नहीं है, एज वेल एज क्या है, एक वेव है। देखो साफ दिख रहा है, इसको हम जस्टिफाइड करेंगे। एक और डिफरेंस समझते हैं दोनों में। किसी ने ये पूछा, अच्छा बताओ एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो सकती है। आप बताओ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बताए। मेरा एक सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो सकती है बताओ। तो कह रहा क्लियर बोलो, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो सकती है। वो चार्ज है उसका, वो आवेश है जो आप कह रही है, वो एनर्जी नहीं है। एमसी स्क्वायर रॉन्ग, ये नहीं है, बैठ जाइए। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो सकती है, देखो मैं आपको सिखाता हूं। क्लासिकल थ्योरी कहती है, क्लासिकल थ्योरी कहती है इलेक्ट्रॉन कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी। इसका कोई निश्चित मान नहीं है, उसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है, उसकी ऊर्जा कुछ भी हो सकती है। इसे पूछा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल। 1 जूल, 2 जूल, 10 जूल, कुछ भी हो सकती है। अब सुनो क्वांटम क्या बोलता है, क्वांटम साइंस ये बोलती है इलेक्ट्रॉन कैन हैव, इलेक्ट्रॉन कैन हैव सम
स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एनर्जीज। जो उसकी एनर्जी होती है ना, ऐसा नहीं कुछ भी हो सकती है, कुछ स्पेशल वैल्यूज होती हैं। देखो तो इसको समझते हैं, कुछ स्पेशल वैल्यूज कैसे होती है। आप सबने कभी, देखो आप सब 12th पास आउट है, आपको इतना पता होना चाहिए, कभी आपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का ये फॉर्मूला पढ़ा? नहीं पढ़ा तो हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z² बाय N²। जेड तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। ये जो एन होता है ना, इसकी पता क्या खास बात है? एन की वैल्यू कौन कौन सी होती है? कभी सुना आपने एन की वैल्यू ये होती है? देखो, सपोज करो यहाँ पे Z1 है और N1 है, तो सॉल्व करने से कितना आएगा? -13.6। N2 है, सॉल्व करने से आएगा -3.4। N3 है, सॉल्व करने से आएगा -1.5। देखो आप एक चीज महसूस करना, ऐसा नहीं कोई भी वैल्यू आ सकती है, कुछ खास ही वैल्यूज आ रही है, कुछ खास वैल्यूज, सम स्पेसिफिक वैल्यूज। देखो साफ दिख रहा है फॉर्मूले से, फॉर्मूले से साफ दिख रहा है। आप थोड़ा अपने अपने हिसाब से एन कुछ भी रख दोगे, एन की कुछ स्पेशल वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखनी पड़ेगी। आपको एन हमेशा होल नंबर में रखना पड़ेगा, और जब भी एन यहाँ पे होल नंबर में रखेंगे, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आएंगी। देखो जैसे मैं ना आपको भी, अब इसको छोड़ो आप, मैं आपको एक कॉमन से एग्जांपल समझाता हूं। देखो एग्जांपल से बातें क्लियर होती है। जैसे लाइक, देखो हम एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो आप कुछ परचेसिंग करने, कुछ शॉपिंग करने गए। देखो अब दो तरह से शॉपिंग होती है। एक तो पुराना टाइम था, आपको कुछ कपड़े खरीदने हैं, आप किसी मार्केट में गए, तो कपड़े वाले ने कुछ भी रेट बोल दिए। मान लो ये शर्ट कितने की होती है ना, 1,000 रुपए की। आपने बार्गेनिंग करनी शुरू कर दी, आपने 200 बोला, 300 बोला, 400 बोला, ऐसे करते करते आपका एक फिक्स हो गया और आपने खरीद ली शर्ट। देखो अब ये जमाना हो गया पुराना, अब ऐसे कोई बार्गेनिंग, ऐसे कोई परचेसिंग नहीं करता। आजकल सब यहां से खरीदते हैं, शोरूम से। पता है शोरूम पे क्या होता है? वहां बार्गेनिंग होती है, और तो फिक्स रेट है। ये शर्ट 300 रुपए की है, 400 की है, 500 की, लेनी लो वरना छोड़ दो। ये नहीं कि आप 5 रुपए कम कराओ, 10 रुपए को। देखो शोरूम की क्या खास बात है, शोरूम वाले कह रहे टाइम हमारे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं, हम बार्गेनिंग नहीं करेंगे। इतने सारे कस्टमर है, किस किस से बार्गेनिंग करेंगे? फिक्स रेट जिसे बोलते हैं। देखो यही चीज हमारी साइंस के अंदर हो रही है। अब ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन की कोई भी एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज। जैसे शर्ट के कुछ फिक्स रेट है, 300 वाली शर्ट भी है, 400 वाली भी है, 500 वाली भी है, बस। आपको इनमें से कोई नहीं लो वरना छोड़ दो। एग्जैक्टली यहां पर है, इलेक्ट्रॉन की कुछ खास वैल्यूज है एनर्जी की। ऐसा नहीं उसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है। तो खैर एनी हो, ये तो मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग करी, अभी बहुत डेप्थ स्टडी करेंगे, इनके रीजन तक स्टडी करेंगे। तो आप एक काम करिए, टेबल बनाओ जल्दी से, एक सारणी बनाओ। एक साइड क्लासिकल लिखो, एक साइड क्वांटम लिखो। क्लासिकल को हमने ओल्डर कह दिया, ओल्डर है ना, पुराना। ये पुराना पैटर्न था, मैं बोलता हूं इसके बारे में। लिखो आप, जल्दी से लिखो। इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, ये वर्ड हाईलाइट करो, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। क्लासिकल थ्योरी बोलती है इलेक्ट्रॉन एक कण है, कण। उसकी प्रकृति कण वाली प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। अब इधर लिखो आप मॉडर्न के बारे में। मॉडर्न में लिखो इलेक्ट्रॉन हैज डुअल नेचर, इलेक्ट्रॉन हैज डुअल नेचर। डुअल को बोलते हैं हिंदी में द्वैती, द्वैती प्रकृति, डुअल नेचर। दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव। वो कण भी है और तरंग भी है। सेकेंड डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस देखो क्लासिकल में, इलेक्ट्रॉन कैन हैव, an electron can have any value of energy, an electron can have any value of energy। उसकी ऊर्जा कुछ भी हो सकती है। an electron can have any value of energy। अब आओ क्वांटम में, क्वांटम कहती है यानी an electron can have, देखो an electron can have some specific values of energies। an electron can have some specific, स्पेसिफिक को हिंदी में कहते हैं विशिष्ट, सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एनर्जीज। मतलब उसके पास ऊर्जा के कोई स्पेशल मान होते हैं, ऐसे नहीं कोई भी एनर्जी। ओके, तो ये बातें हम आपको रियलाइज करवा देंगे।
इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये एक जैसे चैप्टर की बिगिनिंग थी। डन। देखो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब चैप्टर देखो एक्चुअल में स्टार्ट यहां से होता है। पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन सीखेंगे। देखो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली है, कुछ कंफ्यूजन तब खत्म हो जाएंगे। जैसे केमिस्ट्री में कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी तत्व, ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे उसका आता है एटॉमिक नंबर और यहाँ पे आता है मास नंबर। हम शुरुआत यहां से करेंगे। लिखो हेडिंग आप एटॉमिक नंबर। इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। इसका हिंदी नेम लिखे ना आप चाहे, परमाणु क्रमांक। राइट डाउन जल्दी से लिखिएगा। एटॉमिक नंबर हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक। देखो वैसा अटेंशन पे करो। केमिस्ट्री में हर एलिमेंट का कोई ना कोई एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर ना हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर हो। देखो एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, यहाँ देखते रहिए सब लोग। देखो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करिए, बेकार में टाइम बहुत वेस्ट नहीं करना। सब अटेंटिव रहे बिल्कुल, तभी क्लास पढ़ने का मजा है, वरना सब बेकार हो जाएगा। सिलेबस पूरा ही करना बहुत मुश्किल काम है। और अब 4 दिन है इस चैप्टर को पूरा, सिर्फ 4 दिन। एक एटम के पास ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सबको पता होगा एक एटम इन तीनों से मिलकर बना हो। और आपको ये भी पता होगा ये न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक में। लिखने की जरूरत नहीं हुई इन बातों में, ये नाभिक में होते हैं, सबको पता है। और ये अलग अलग कक्षाओं में ऑर्बिट्स पे घूमते रहते हैं। कॉमन सी बात। देखो एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी को लिखना नहीं है अभी। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है ना, उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। बड़ी कॉमन सी बात। परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉनों की संख्या का नाम है। दैट्स ऑल। अभी लिख लेंगे इस बात को, ठीक है। अभी यहाँ पे छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है। देखो अभी यहाँ पे रस्सा हमारा कॉम्पिटिशन किस चीज का। आपको एक बात पता होगी, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबको पता है, बड़ी कॉमन सी बात। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं हमेशा। जब ये दोनों बराबर है, देखो जब दोनों बराबर है तो क्या हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कह सकते थे। देखो ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये दोनों बराबर है, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या हम इस जगह इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इलेक्ट्रॉन कहना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर किसी ने आपको स्टेटमेंट दे दिया ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम फोर एटॉमिक नंबर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन कभी नहीं कहा जाता। अभी इस बात को डिस्कस करेंगे क्यों, अब इस बात को सीखना है हमें। तो लिखो इसके डेफिनेशन बोलता हूं पहले। लिखो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, ये इसके डेफिनेशन। और एक बात वो लिख लें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे एक लाइन लिखो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। बट atomic number, atomic number is never defined, atomic number is never defined, never defined in terms of electrons. Atomic number is never defined in terms of electrons. इसका अर्थ ये हुआ, कभी भी परमाणु क्रमांक को इलेक्ट्रॉन के पदों में परिभाषित नहीं करेंगे। देखो उसका सेंटेंस मीनिंग समझ लो आप। बट एटॉमिक नंबर, लेकिन परमाणु क्रमांक कभी भी डिफाइन नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं कहेगा। अब ये सवाल बनता है क्यों यहां पे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कह सकते। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कह सकते, अब ये डिस्कशन होगा। ये हमारा एक एसर्शन रीजन बनेगा नीट का। अगर आप बोर्ड पे ध्यान दो, देखो मैं आपको इसका रीजन दे रहा हूं। एक लाइन लिखूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ध्यान देना सब। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, atomic number is, atomic number is
अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। देखो ना, इस वर्ड को सीखना है हमें। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। देखो ना, इस वर्ड को सीखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है जो किसी और से मैच नहीं करेगी। देखो सुन लो, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी और से, इसका मुझे हिंदी मीनिंग नहीं पता अभी, ये किसी और से मैच नहीं करेगी। ये एक ऐसा गुण है, गुण, प्रॉपर्टी का मतलब गुण। एक ऐसा गुण है जो किसी और से मैच नहीं करेगा। देखो बात तो सुन लेना। जैसे एक छोटा पॉइंट है, आपका कोई आधार नंबर है, आपका आधार कार्ड बना हुआ है, एक आधार नंबर है, तो आपको एक बात पता होगी, आधार नंबर एक ऐसा नंबर है जो पूरे इंडिया में अकेले आपका ही है। वो जो नंबर आपको मिल गया वो आपका है और किसी का नहीं है। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, 140 करोड़ लोग हैं हम लोग, तो आपका आधार नंबर यूनिक है, यूनिक। वो किसी और से मैच नहीं करेगा। वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। आपको बैंक में कोई अकाउंट, आपने बैंक अकाउंट खुलवा रखा है, कोई अकाउंट नंबर भी होगा, तो वो भी यूनिक है, वो भी किसी और से मैच नहीं करेगा। देखो समझना, ये ऐसी हमारी प्रॉपर्टी है जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसी और से मैच कर ही नहीं सकती। आपका नाम मैच कर सकता है, आपका सरनेम मैच, का डेट ऑफ बर्थ मैच कर सकता है, फादर नेम मैच कर सकता है, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी मैच नहीं करेंगी। देखो इस सेंटेंस को समझ लो, मुझे इसका हिंदी मीनिंग नहीं पता अभी। एक ऐसा गुण है जो किसी और से मैच नहीं करेगा। ये बात कभी किसी को भूलनी नहीं। अब इसको ये पे छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी लिखना नहीं किसी को भी। ये सेंटेंस हमने लिख के भी छोड़ दी। अब दोबारा उस सवाल पे आते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन अभी तक पेंडिंग है। हमने एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में डिफाइन क्यों नहीं किया? चलो किसी को इसका आंसर देना तो बताए, जिसको बताना बताए, बताओ। फिर क्या होगा? क्या हुआ? डजेंट मैटर क्या? इलेक्ट्रॉन की हमने हमने इलेक्ट्रॉन की टर्म्स पे डिफाइन कर दिया। इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन आ गया, एटॉमिक नंबर बदल गया। देन व्हाट? फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं, बैठ जाओ, सोचो इसके बारे में कुछ। सीट है, कुछ और किसी को बताना है, बताओ। इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है, ये कोई रीजन नहीं। सॉरी, ये रीजन नहीं है, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है। डोंट, ये है ही नहीं प्रॉपर। कुछ और किसी को कहना है अभी? हाँ बताओ। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बदलने से क्या हुआ? दो स्पीशी के इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन सेम होने से क्या हो गया? बैठ जाइए। देखो चलो मैं डिफाइन करता हूँ। देखो कुछ लोगों ने बातें क्रिएट की हैं, उन्हीं से आंसर निकालते हैं। देखो ध्यान देना। एक बच्चे ने बोला ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जा सकते हैं या आ सकते हैं। ये बात सही है। आयन ऐसे ही बनते हैं, आयन ऐसे ही बनते हैं। मान लीजिए सोडियम ने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये हो सकता है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये हो सकता है। ये बात तो सच है, आयन ऐसे ही बनते हैं। इससे क्या होगा? इससे एक प्रॉब्लम आएगी। जिसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए? 10। 10 हो गए। इसके पास पहले 17 थे, अब हो गए 18, 18। चलिए कोई बात नहीं, इस बात को मान लिया हमने। अब एक प्रॉब्लम बता क्या आई? ऐसे ही 10 इलेक्ट्रॉन नियोन के पास भी है। उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, उसका अटॉमिक नंबर 10 है। पता क्या प्रॉब्लम आएगी? देखो इन दोनों के अटॉमिक नंबर क्या हो गए? सेम हो गए। देखो ये हो गया ब्लंडर, ये अलाउड ही नहीं। एटॉमिक नंबर सेम कैसे हो गए? देखो बात पे गौर करना, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, पहले ही हम बोल के आए। देखो इस बात पे ध्यान दो सब लोग। ये एक ऐसा गुण था जो किसी और से मैच ही नहीं कर रहा था। अगर इन दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में मैच कर गए, गुण आपस में ये वाला मैच कर गया, तो सारी गड़बड़ हो गई, नहीं हो गई? देखो समझने की कोशिश करो। अगर हमने दोबारा देखो, ध्यान दो, दोबारा देखो, हमने इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में डिफाइन कर दिया। हमने केमिस्ट्री की बात नहीं मानी, हमने एटॉमिक नंबर ऐसे डिफाइन कर दिया। चलो भी कर देते हैं। प्रॉब्लम कहां पर आएगी? इलेक्ट्रॉन सेम हो जाया करेंगे। देखो सेम हो रहे हैं आपके सामने। अब देखो जैसे मैंने भी कहा, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन के पास भी होता है, उसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है। देखो इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन सेम हुए, वो जो हमारा ऊपर का फंडा लिखा वो रॉन्ग हो गया। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई सारी के साथ। यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई। ये है देखो मेन चीज। ये चीज कभी सेम हो ही नहीं सकती। जैसे आपने कभी एक चीज देखा, देखो ध्यान देना, आपको एक बात रियलाइज कराता हूँ। जैसे आपको बैंक अकाउंट नंबर है, कुछ ही बैंक अकाउंट नंबर है, आपको पता है
जो बैंक का अकाउंट नंबर होता है ना, उससे एक ब्रांच का नंबर होता है, ब्रांच का नंबर। जैसे देखो मैं एक नंबर लिखता हूं लाइक दिस, ठीक है। इसमें शुरू का नंबर ब्रांच का नंबर होता है। हर बैंक का अलग अलग सिस्टम है। हो सकता है आपका ये नंबर किसी से मैच कर जाए, नो डाउट, लेकिन ये नंबर कभी मैच नहीं करने का। क्यों? क्योंकि हर ब्रांच का नंबर अलग अलग है। देखो बात पे गौर करो कि ऐसे ही हमारा फंडामेंटल है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में डिफाइन करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन सेम होने लग गए, तो एटॉमिक नंबर भी सेम हो जाएगा। तो हमारी इस लाइन का क्या होगा, जो हमारा बेसिक है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में डिफाइन नहीं करते। बात आ रही है, बोलो समझ क्या कह रहा हूं? देखो एक बात और है, प्रोटॉन की एक खास बात है, प्रोटॉन कहां होते हैं? न्यूक्लियस है। ना वो न्यूक्लियस से बाहर निकल सकते, ना वो न्यूक्लियस से प्रोटॉन ऐड हो सकते कभी भी। तो ये कभी बदलेगा नहीं, ये एक ऐसा नंबर है कभी भी नहीं बदलेगा। तभी तो हमने क्या बोला, एटॉमिक नंबर इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इसलिए केमिस्ट्री बोलती है जब इसका नंबर नहीं बदल रहा, इसका नंबर नहीं बदल रहा, तो हमेशा एटॉमिक नंबर कैसे डिफाइन करो? इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स। देखो थोड़ा समझो, ये एक्सेप्शनल रीजन है आपके। ये नीट में आएगा सवाल कि आपने इसको इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में क्यों नहीं डिफाइन किया। आप समझ बोलो इधर, ठीक है, सब ना अटेंटिव रहे। ये कोई मजाक नहीं है, कंपटीशन पढ़ना इतना इजी नहीं होता। 4 दिन का टाइम है हमारे पास, इतना बड़ा चैप्टर फिनिश करना एक चैलेंज है। तो अभी हो पाएगा जब आप सब सुनेंगे ध्यान से बातों को, वरना तो बातें क्लियर ही नहीं होंगी। तो लिखो, पहले ये लाइन नोट करो, सबसे ऊपर की लाइन लिखो, ये लाइन लिखो, उसको समझने की कोशिश करो। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है जो किसी और से मैच ना करे। मुझे इसका हिंदी मीनिंग प्रॉपर नहीं बता दी। एटॉमिक नंबर इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। अब मैं लिखवाता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में क्यों नहीं डिफाइन किया था हमने। लिखो अब इसका आंसर, अब लिखिएगा, नोट कर लिया सेंटेंस पहले वाला। देखो, इफ एटॉमिक नंबर is defined in terms of electrons. If atomic number is defined in terms of electrons, in terms of electrons, our above fundamental will fail. Above fundamental may fail. ये फेल हो सकता है because two species because two species may have same number of electrons. वह इस बात ना करें बिल्कुल। Two species may have same number of electrons। देखो मैंने यहां लिख दिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दो स्पीशी के इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। तो हमारा वो ऊपर वाला फंडामेंटल जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसको हमने बेस बना रखा है, वो रॉन्ग हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। ध्यान रखना, इस बात का बिल्कुल भी आपको मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई बात समझ? इसलिए कभी भी एटॉमिक नंबर हो, कोई भी परमाणु क्रम कभी भी इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में डिफाइन नहीं हुआ, डिफाइन होगा हमेशा प्रोटॉन्स के टर्म्स में। देखो हमारा एक क्वेश्चन दिख रहा है, शायद ये क्वेश्चन लास्ट ईयर फिजिक्स में आ चुका है, पर्टिकुलरली नॉट इन केमिस्ट्री, फिजिक्स में आया था ये वाला क्वेश्चन। इसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन भी हुए थे, आप जाके देख सकते हो नीट पे। एग्री, सब लोग क्लियर हो गया? एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, अब करें इसको। फास्ट लिखना यार, देखो आप आपसे कह रहे हैं। डन। अगला हेडिंग है इसके बाद मास नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संख्या। देख लीजिएगा इसका प्रॉपर नेम, इससे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। इस योग को बोलते हैं हम लोग मास नंबर। और आपको पता होगा ये दोनों कहां मिलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो इसी को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियोन्स। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियोन्स। इसका हिंदी मीनिंग भी न्यूक्लियोन ही है, हिंदी में भी न्यूक्लियोन ही कहते हैं। न्यूक्लियोन का मतलब जो न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियोन्स। तो ये होता है मास नंबर। बोलो इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कॉमन सी बात, ठीक है। एक बहुत अच्छा सर्चन रीजन हमने सीख लिया। देखो थोड़ा सा इस पार्ट को अप्लाई करते हैं।
अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, जरा ध्यान देना सब लोग, तो आपसे करवाएंगे। मेरे पास एक आयन है, सोडियम है, पहले सुनना ध्यान से। ये इसका अटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, ये इसका मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। इसने ये पूछा, ये बताओ इसके पास कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। चलो निकाल के दिखाता हूं, एक मैं कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट आपसे करवाऊंगा। सब सीख ले ध्यान से बिल्कुल। देखो प्रोटॉन कभी नहीं बदलेंगे, अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो 11 ही बोलना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन 1+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया, इसका मतलब कितने रह गए, अंडरस्टूड 10। कॉमन सी बात। न्यूट्रॉन कैसे निकलने हैं, इन दोनों को माइनस करो, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सीधी सी बात है। 12 12 इसके तीन ये आ गए हमारे पास आंसर, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया आई थिंक सो। एक कॉमन सा क्वेश्चन, किसी को डाउट बताओ। इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर बदल सकता है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां है, न्यूक्लियस में, नाभिक में है, और नाभिक से कुछ भी निकालना बहुत मुश्किल है, जैसे इम्पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन का नंबर बदल सकता है। अब क्लियर हो गया। यस सर। अगर आपको ये क्वेश्चन करना आया, अब मुझे कॉलम करके दिखाओ, नोट कर लें सब लोग नीचे, किसी को पीछे बोलना नहीं, अभी चुपचाप कर लेना। कॉमन क्वेश्चन है, सब में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ही निकालने हैं। एक स्पेशी में आपको ये दे रहा हूं, एक आपको मैं ये दे रहा हूं, ओके। और एक बात आपको समझा दें, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, देखो याद होना चाहिए, कंपटीशन में देंगे नहीं। 6, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, ये एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, ये मास नंबर है। कार्बन का 12, तो कुछ बातें कर रहे हैं स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, ऐसा बोलिए नहीं बिल्कुल भी। ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, मैं बात करने का काम ही नहीं है। करिए फटाफट दोनों क्वेश्चंस को। एक और स्पीशीज ले लेते हैं, अमोनियम आयंस, अमोनियम, तीनों का करके दिखाइए फटाफट। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालने हैं तीनों के। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है, इसको नोट कर लीजिए, ऐसे करना चाहता है कोई, और मुझे वो 3 क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट जल्दी। कीजिए कीजिए जल्दी से करिएगा, बात नहीं करनी, तीनों कर लीजिए पहले, ना किसी को बताया ना वो चटिंग करे बिल्कुल। जल्दी करना, फास्ट कीजिए। हो गए तीनों पार्ट। फिर डिस्कस करें। हो गया, बताइए, आप बताइए क्या आंसर आ रहे हैं, जल्दी से इसके बारे में बताइए, इसके प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने। प्रोटॉन एक मिनट इससे पूछ रहा हूँ, आप प्रोटॉन कितने, 7, ओके, इलेक्ट्रॉन कितने, 10, और न्यूट्रॉन कितने, 7। डन गया, देखो ये आंसर आ रहे हैं आपके। ओके डन, क्लियर क्लियर है। किसी का आंसर डिफर कर रहा है बताएं, तो हेजिटेशन नहीं। प्रोटॉन 7 है, 7 के 7 काउंट होंगे, नो डाउट। ये इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 7, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोनेट, अब कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। चलो बताओ, आप बताओ कितने प्रोटॉन आए थे, इसका नहीं निकाल पाए तो निकाल लेते ना, गलत साइड से बताओ फटाफट, कितने प्रोटॉन आए थे इसके, 30। 30 देखो चेक करते हैं, कार्बन के 6 हैं, ऑक्सीजन के 8 हैं,
सही कह रहा है बिल्कुल 30। अगर किसी का आंसर अलग आया तो बताना, शर्म नहीं करनी। प्रोटॉन 30 आ रहे हैं, जिसका डिफर कर रहे हैं बताओ। कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, 8 के 24 और 6 30 होते हैं। बताओ इलेक्ट्रॉन कितने? 32, 32। दो बढ़ गए हैं, दो नेगेटिव का मतलब दो बाहर से आ गए हैं, 32 हो गए पक्का। और न्यूट्रॉन कितने? वो भी 30 आ रहे हैं मेट्रो चांस, क्योंकि वो 12 माइनस 6 6 14 और 16 माइनस 8 8। बताओ, अगर किसी का डिफर करे तो बोलो, शर्म नहीं करनी है, तभी देखो डॉक्टर बन पाओगे। अगर हेजिटेशन करोगे ना, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, तो सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रोटॉन 30, इलेक्ट्रॉन 32, न्यूट्रॉन 30। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अमोनियम आयन, NH4 प्लस, इसकी बात करते हैं। देखो, चलो कोई बताए ना, बॉयज सेट बताएं फटाफट, कितने आए प्रोटॉन? बोलो बोलो। क्यों नहीं निकाला? ये कोई आंसर है कि मैं निकाल ही नहीं पाया? क्यों नहीं निकाला आपने? एक सिंपल सा क्वेश्चन करके बैठ गए, क्या आंसर हुआ क्या? पीछे बॉयज किसी ने किया हो? देखो कितना टाइम लग रहा है, आप लोग कितना स्लो है आप लोग। 2-3 मिनट आपको मिले, आप एक छोटा पार्ट करके बैठो। आप बताइए कितने प्रोटोन आए, बोलो। आप बोलो बोलो। 11। देखो 11 प्रोटोन आ रहे हैं, शी इज राइट, सही कह रहे हैं बिल्कुल। क्लियर हो रहा है? 7 यहां से और 4 गुना 1 यहां से, देखिए तभी काम हो पाएगा। ऐसे अगर आप बैठोगे ना कि कभी निकालना नहीं, अब सोच रहा था तो बस हो गया काम, फिर कोई सिलेक्शन नहीं है। भूल लो, चाहे 10 साल तैयारी करें तब भी नहीं होगा, लगना पड़ेगा, एक्टिव होइए बिल्कुल। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो आप बोलो कितने। कॉन्फिडेंस से 10 पक्का ना? और न्यूट्रॉन कितने हैं? 11 पक्का? पक्का? न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं इधर? न्यूट्रॉन 7 है। देखिए सुन लीजिए, इसके पास तो न्यूट्रॉन ही नहीं होते। अब देखो बोर्ड पे, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन कहाँ है? एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है, और 1 माइनस 1 0। न्यूट्रॉन सिर्फ किसके गिने जाएंगे? नाइट्रोजन के। और 14 माइनस 7 7 7 आ गया। बताओ क्लियर हुआ? अब घर जाके ऐसे क्वेश्चन ढूंढो, ये जिम्मेदारी आपकी, आप लेकर आओ डाउट्स। ठीक है, मेहनत करो, देखो तभी सिलेक्शन होता है, ऐसे मजाक नहीं होती है। इतने लोग देखते हैं सपना कि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बायो लेने से नहीं बना जाएगा, मेहनत करने से बना जाएगा। ये नहीं आपने बायो ले लिया बस जीत क्रैक, इम्पॉसिबल। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। एक हमारे पास ये आयन है, देखो बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से करना। आपको निकालने हैं इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस को हिंदी में कहते हैं संयोजी। सिर्फ मैं आपसे इलेक्ट्रॉन्स निकलवा रहा हूं, वो भी संयोजी। संयोजी का मतलब जो वैलेंस शेल में है, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन। अब फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर तो 15 है, मास नंबर 31 है। देखिए देखते हैं कौन करके दिखाता। ये समझो आपका टेस्ट ही होता है, बीच बीच में सब पार्टिसिपेट किया करें, डरा मत करें, बोला करें अपनी बात। करिए करिए, किसी की नोट्स में देखिए कौन क्या कर रहा है। आपको करना है तो खुद करो। हो गया आपसे? करिए, आप जल्दी से करिए ना, क्या आप ये देख रहे हैं? नहीं करिए फटाफट, ठीक हो गया? कितने हैं? 50, 50। एक बच्चे का 50 आंसर आ रहा है। बात मत करिए, किसी ने पूछा नहीं आपसे, मैं काम करिए, साइलेंस थोड़ा पे काम करेंगे। ये तो आपका कॉलेज नहीं है, ध्यान रखना। अपने काम पे फोकस करो, खुद देखो मैं क्या कर रहा हूँ। क्या आंसर आया आपको? 50 आ रहा है इधर। गर्ल्स क्या आंसर आ रहा है पीछे? 50, 50 इधर। 50 ही आ रहा है आप लोगों को। आपने सर सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। सर क्वेश्चन में पूछा गया था संयोजी, संयोजी वैलेंस शेल वाले। 50 जिसका आंसर है रॉन्ग आंसर। 34 भी रॉन्ग आंसर है, 2 भी रॉन्ग आंसर है। दोबारा सोचिए, सबका देखो गलत हो रहा है। 20, 20 में भी, 20 में भी हो सकता है। देखो अब मैं करके दिखाता हूं। देखिए पहली बात, आपको पहले इसका विन्यास सीखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, पहले चेक करिए इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने हैं। आप तो 15 के 15 गिन के बैठ गए, ये 15 थोड़ा वैलेंस शेल में है। देखो मैं ना 10th क्लास के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, 10th वाला। 285 चल जाएगा अभी। 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इसके पास, 5 गिने जाएंगे। ऑक्सीजन के पास कितने हुए? 26, 6 गिने जाएंगे। और 6 चौक 24, 24 हो गए। बताओ क्लियर हुआ? 3 नेगेटिव बाहर से आए हैं, ये तीनों भी वैलेंस शेल में आए हैं।
ये तीनों भी बैलेंस शेल में है, तो अच्छा आंसर है यार 32, ये बेटर है मेरे हिसाब से। सही बात समझ भाई, सारे इलेक्ट्रॉन तो पूछे ही नहीं किसी ने, सारे तो पूछे ही नहीं। आप सारे गिन के बैठे जो 50 बोल रहे, रॉन्ग, दोबारा देख लो। पहले इसका विन्यास लिखो, विन्यास कॉन्फ़िगरेशन 285 285, इसका लिखो 26। हमें ये इलेक्ट्रॉन गिनने हैं जो वैलेंस शेल में है, 5 और ये 6। 5 तो फास्फोरस के हैं, 6 चौक 24 है ना, 4 ना ऑक्सीजन के एटम, 6 चौक 24, 3 नेगेटिव बाहर से आए, 3 बाहर से आए, 24 5 और 38 और 3 32, 32 इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताओ क्लियर हुआ? यस सर। अब घर जाके ऐसे क्वेश्चन ढूंढो, लेकर आओ आप कहीं से भी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनसीईआरटी करो, अदर बुक्स करो, क्वेश्चन जितने मिलते लेकर आओ। अब अगले स्टेप पे आ रहे हैं हम लोग इसके बाद, हटा रहे हैं इसको, डन। अब देखिए ऐसे ही हमारा एक नया टॉपिक है, अगला डेफिनेशन है, अब कुछ परिभाषाएं आएंगी, एक सेकंड में आया। अब नोट कर लो हेडिंग, आइसोटोप्स, इसको हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। नोट कर लो हिंदी नेम, समस्थानिक। एक सेकंड है, चलिए सुनिए, देखिए पहले बात करते हैं आइसोटोप्स, हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। देखो समस्थानिक क्या होता है, पहले कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, आइसोटोप्स है, ये कार्बन के आइसोटोप्स है, ठीक है ना, इन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। देखो इन सबकी क्या खास बात है, देखो आइसोटोप्स जानते ना, आइसो का मतलब कुछ बराबर होना, समस्थानिक, सम का मतलब समानता, तो समानता है। अब क्या समानता आ रही है, ये एटम्स हैं सेम एलिमेंट की, क्या है, सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, एक ही तत्व के परमाणु, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। इनके एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, परमाणु संख्या है सेम, बट डिफरेंट मास, डिफरेंट मास। आगे बात समझ, आपने भी किया सबने, फिर परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, ऐसे किया होगा ना आप लोगों ने। वही बात यहाँ पे, जल्दी किसी को कॉपी करना कर, बहुत शॉर्ट में लिखे, सारे वर्ड्स कम करके लिमिटेड बात लिखो, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास, बात खत्म। परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, वही अपनी पुरानी नॉलेज को लगाओ, बस पढ़ना डिफरेंट तरह से, जो डिफरेंट तरह से पढ़ना सीख गया वो भी ना। परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। डन, आई थिंक क्लियर, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
अब देखो सुनो एक बहुत काम की बात। देखो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन जो कंपटीशन में आ रही है, बात तो सबको पता है। देखिए क्या होता है, इन सबके परमाणु क्रमांक समान, एटॉमिक नंबर सेम, दिख रहे हैं आपको साफ साफ। अगर मैं इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, विन्यास, और विन्यास वही 10th वाले पैटर्न में लिख रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन का तो कॉन्फ़िगरेशन वन ही आएगा, इसका क्या आएगा 2 4, इसका भी 2 4, सबको पता है, इसका भी 2 4। देखो क्या हुआ, इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैच कर गए। क्या मैच कर गए? हाँ, हिंदी में कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और आपको एक बात पता हो, उससे अभी लिखना नहीं किसी को, पता क्या होता है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैच कर जाए ना, मेरी बात सुनना पहले ध्यान से, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैच कर जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज मैच कर जाती है। क्या मैच कर जाती है? इसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मैच कर जाएंगे। जो केमिस्ट्री में काम ये वाला कार्बन करेगा ना, वही ये करेगा, वही ये करेगा। केमिस्ट्री में कोई अंतर नहीं आएगा। जो रासायनिक गुण इसके हैं वो इसके हैं, वो इसके हैं। पता डिफरेंस कहां पर आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज का। इसका आएगा। हाँ। क्योंकि देखो फिजिकल का मतलब होता है फिजिक्स। फिजिक्स डिपेंड करती है मास के ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर। इनके द्रव्यमान अलग अलग, कोई इनमें से हल्का है, कोई भारी है, कोई बहुत भारी है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गई। मेरी बात आ रही है समझ? मैं एक लाइन बोलता हूं, लिखो एक लाइन। आइसोटोप शो, आइसोटोप शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स शो प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब ये हुआ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं व भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताओ क्यों? बताओ केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों हुई? अब रीजन दो। बिकॉज आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों हुई? द्रव्यमान अलग अलग, भार अलग अलग। आई बात सबको समझ? देखो इस सेंटेंस को यूज करके दिखाते हैं। देखो देखो इस सेंटेंस का यूज करके दिखाते। किसी ने ऐसे बोला, ध्यान देना सब लोग, मेरे पास कार्बन है, मैं उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराता हूं। देखो लेकिन मैंने एक काम किया, मैंने यहां पे लिख दिया कार्बन 12, ऐसे यहां पे 12 का हिंट कर दिया, या डजंट मैटर, यहां पे कोई बात नहीं, चलो ऐसे लिख लेते हैं। किसी ने पूछा इस रिएक्शन से क्या बनेगा? यू नो वेरी वेल, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बोलो। और किसी ने कार्बन 14 कर दिया, फिर क्या बनेगा? अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी, ध्यान रखना, कोई अंतर नहीं है। बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम। समझ रहे हो इस बात को आप? कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने C12 लिया या C14 लिया, ठीक है। फर्क एक चीज का आएगा, बताओ क्या डिफरेंट होगा? राइट है। एक वर्ड होता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसे कहते हैं अभिक्रिया की दर, उसमें अंतर आ जाए। देखो सुन लो आप, हो सकता है जल्दी रिएक्शन करे, देर से करे, क्या पता ये जल्दी करे, देर से करे, पता उसका रीजन क्या है? देखो उसका रीजन समझना। ये जो कार्बन 12 है ना, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, और यहां भी कार्बन कार्बन के बीच में, ये दोनों है कार्बन 12। और ये कौन है? 14। और 14 वाला कार्बन भारी होता है, भारी। आपने कभी सुना है जो भारी परमाणु होता है उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है? भारी का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। देखो सब सुनो ध्यान से, ये भारी है, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से तोड़ने में मुश्किल आएगी, रिएक्शन की स्पीड घट जाएगी, रिएक्शन की स्पीड में अंतर आएगा। दोबारा सुनो, देखो हम क्या करते। ये तो है कार्बन 12 है, कार्बन 14, दोनों की रिएक्शन सेम होगी। जो रिजल्ट इससे आया वो रिजल्ट इससे है, कोई मना नहीं कर रहा है। वो CO2 बनाएगा, वो CO2 बनाएगा, लेकिन डिफरेंस कहां आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन का। इसको हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की दर। कोई जल्दी रिएक्शन करेगा, कोई देर से रिएक्शन करेगा। क्यों? एक पे कार्बन कार्बन के बॉन्ड है 12 12 वाले, और एक पे 14 14, 14 14 का बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है, तोड़ना मुश्किल होता है, तो रिएक्शन की स्पीड घट जाएगी। आई बात समझ? जैसे एक छोटा सवाल देखो मैं आपसे पूछूंगा, देखो आप सब बहुत सारे बच्चे हमारे नीट वाले हैं, मेडिकल एस्पिरेंट ज्यादा है। देखो एक कॉमन सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये NCERT में डिस्कस है, क्या पता ये आ जाए।
आपको पता है हम पीने के लिए वाला पानी इस्तेमाल करते हैं H2। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ड्यूटेरियम, वो पानी ये भी होता है। आपने सुना होगा ये तो वाटर है, इसका नाम क्या है? हैवी वाटर। क्या कहते हैं हिंदी में? भारी जल। इसका हिंदी नेम है भारी जल। सुनना ध्यान से, एनसीईआरटी में एक सवाल है बहुत अच्छा, क्या हम इसको पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इसको पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अब सुनो, अब सुनो, देखो ध्यान दो। अगर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम ये वाला पानी पी रहे हैं ऐसे ये पी रहे हैं, जैसे ये रिएक्शन करेगा वैसे ये करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब एक फर्क क्या आएगा? फर्क ये आएगा, देखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन में, अभिक्रिया की दर। इस पानी को डाइजेस्ट करना आसान है, इसको हजम करना आसान है क्योंकि ये इसका बॉन्ड वीक है। इस पानी में ये बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। इसको डाइजेस्ट करना क्या मुश्किल। देखो ध्यान देना, भाई हम पानी पीते हैं, पानी को हजम भी तो करना पड़ेगा ना, सिंपल लैंग्वेज में हजम भी तो करना पड़ेगा ना। इसको हजम करना हमारे लिए आसान है, इसको हजम करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? यही वाला प्रिंसिपल। जैसे ही आपके पास हैवी वाला आइसोटोप आया, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, तोड़ना क्या हो गया? मुश्किल। तो ये हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, हजम नहीं हो पाएगा। अगर ये हजम नहीं हो रहा तो ये हमारे लिए एज अ पॉइजन काम कर रहा है, विष की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? इस वाले पानी को पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका आंसर है नो। ये एनसीईआरटी में कहीं डिस्कस है। देखो इनसे ना, देखो इन सवालों को पढ़ के ना कुछ दिमाग खुलना चाहिए, बातें समझ आनी चाहिए। जैसे किसी ने एक सवाल पूछा, एक कार्बन के ये 3 आइसोटोप है, हम बार बार कह रहे हैं। अगर किसी ने पूछा कार्बन 12 कार्बन 12, ऐसे कार्बन 13 कार्बन 13, कार्बन 14 कार्बन 14, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? ये मैं सिखाना चाहता हूं। देखो हमारा पर्पस ही है, एक सवाल आपको मैंने ये सिखा दिया। देखो समझो, भारी परमाणु के आने से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि भारी, देखो आपको पता है एक बॉन्ड तोड़ने की क्या केमिस्ट्री होती है। मैं ये बॉन्ड तोड़ना चाहता हूं, कैसे टूटेगा? मैंने इसे गर्म किया, पता गर्म करने से क्या होगा? इसमें ना वाइब्रेशन होंगे, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जानते हो आप? देखो ऐसे वाइब्रेशन, इसे वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। देखो ऐसे जब कोई भारी परमाणु आके बैठता है तो वाइब्रेशन बड़े आराम आराम से करता है, तोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। देखो मैंने आपको एक सवाल ये भी करा, वो भी सवाल करा दिया कि अगर कोई ये वाला पानी पिएगा उसके लिए जहर का काम करेगा, विष का काम करेगा, कोई इसको पिए नहीं बिल्कुल भी, मतलब पीने लायक नहीं है ये। और एक फंडा मैंने आपको ये बता दी, आई बात कुछ समझ? क्लियर हुआ? देखो दिमाग लगाओ सब लोग, यही कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन समझताने की परिभाषा का नहीं है, वो तो बच्चों को आता है, 9वीं 10वीं के बच्चे सीख लेते हैं। ये सवाल सीखने हैं आपको, यहाँ पे दिमाग लेके जाना है अपना। लोग किसी को कॉपी करना करो, लिखो अपनी भाषा में जो लिखना है आपको, फटाफट लिखो, एक्टिव बनो। देखो आप ये जो ढीले हुए काम नहीं चलेगा। आपको जो भी काम की बात लगती है लिखो फटाफट जल्दी, क्योंकि मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब भी कोई हैवी आइसोटोप आएगा, भारी समस्थानिक आएगा, भारी समस्थानिक बॉन्ड पहले से क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तोड़ना उसको मुश्किल हो जाएगा और अभिक्रिया की दर घट जाएगी। ध्यान रखना, अभिक्रिया की दर घट जाएगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा, तो समस्थानिक के आने का ये नुकसान है। वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। रासायनिक गुण एक समान, भौतिक गुण अलग अलग। ठीक है, ये बात हमें पता हो, बिल्कुल कोई डाउट ना हो। ये हमने फिनिश कर लिया। तो हमने आइसोटोप्स की बात कर ली, समस्थानिक की बात कर ली। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद हो गया, लिख लिया आपने अपनी भाषा में, लिख लिया अपने वर्ड्स में कि हैवी होने से क्या होता है? भारी होने से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, तोड़ना उसको मुश्किल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। ये प्रॉपर देखो, यही नोट्स होते हैं। नोट्स खुद बोलते हैं कि क्या समझाया क्या क्या। शॉर्टकट नहीं है, जैसे मैंने लिखा आपने भी लिख दिया। आपको अपना तरीका लिखने का होना चाहिए, अपने वर्ड्स में लिख लो। आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे वहां पर भी ऐसे होगा, अपने शब्द में अपने वर्ड्स में लिखो कि भारी समस्थानिक के आने से क्या हुआ? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, तोड़ना मुश्किल हुआ, अभिक्रिया की दर घट गई। दैट्स ऑल। अब कर दूं? हाँ ठीक है। अगला हेडिंग संभारिक। संभारिक को बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग आइसोबार्स। अब आइसोबार्स में क्या स्पेशल होता है? सेम क्या होता है? सेम मास नंबर। और डिफरेंट क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ऐसे लिख लो शॉर्ट में, द्रव्यमान संख्या समान,
और बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक अलग अलग, ठीक है ना। देखो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी। अब ये दोनों कौन है? आइसोबार से, आइसोबार है, समभारी गए, ठीक है, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। अच्छा बताओ इनके कौन से गुण समान होंगे? आप बताओ, जल्दी बोलो, कौन से गुण समान होंगे? इनको बोलने दो। इनके कौन से गुण समान होंगे? गुण की बात कर रहा हूं, बताओ, बैठ जाओ, आप बताओ, साथ में बैठे हैं। कौन से गुण समान होंगे? हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी समान होगी, पक्का कॉन्फिडेंट ना? वेरी गुड। इनके भौतिक गुण समान मिलेंगे, क्यों? क्योंकि मास समान है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इनके भौतिक गुण समान है, रासायनिक गुण कैसे होंगे? क्यों अलग अलग? क्यों अलग अलग? बोलो। एटॉमिक मास तो डिफरेंट नहीं है, उनको बोलो। हाँ जी, नहीं ये पॉइंट नहीं है इनके। हाँ बताओ। हाँ शाबाश। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, बोलोगे आप पता लगेगा मैं किसको कितना आ रहा है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो ये है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो ये है। इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, यही तो केमिस्ट्री को डिसाइड करते हैं। इसलिए क्या हो रहा है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। गुड, नोट कर लो, फटाक से कर रहा हूं एज यू लाइक। ये सब आपके एक्सेप्शनल रीजन है, एक्सेप्शनल रीजन। ये सब सवाल बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन के। तो आइसोटोप भी हो गया, आइसोबार्स भी हो गया, ठीक है। अब करें इसको, पास देखो यार, डॉक्टर बनना है, जल्दी जल्दी हाथ चलो, काम की बात लिखो। ये कोई 11 12 की क्लास नहीं है, अब एक एक चीज नोट करने बैठ गए। 11वीं 12वीं नोट्स नहीं बन रहे, बोर्ड एग्जाम से मतलब नहीं है हमारा। पॉइंट टू द पॉइंट लिखो बस। एक्सेस, दैट इज कॉल्ड है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, टोन से क्या पता लगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो आइसोटोन से पता लगा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब एक साथ लिख लेंगे, रिलैक्स। चलो कोई एग्जांपल बनाते हैं इसका, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये दोनों है, बातें नहीं, बताओ क्या ये आइसोटोन्स है? हाँ बताओ क्या ये आइसोटोन्स है? बताओ पहले वाले के न्यूट्रॉन कितने हैं, इनको बोलने देना। 14 न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन बताओ कितने हैं? बताओ, आप बताओ कितने हैं? 8, 14 माइनस 6 8, शाबाश। और उसके न्यूट्रॉन कितने हैं? उसके भी 8, दोनों के न्यूट्रॉन बराबर, दोनों को में आइसोटोन्स। डन। नोट नहीं करना, एक साथ करते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक ये वर्ड तो हर साल ही आता रहता है। देखो नीट में भी इस साल भी आया था ये, शायद लास्ट ईयर आया। आइसोइलेक्ट्रॉनिक, एक मिनट, क्या इससे क्या पता लगा? बताओ आइसोइलेक्ट्रॉनिक से क्या पता लगा, आप बोलो क्या होगा? सेम। इलेक्ट्रॉनिक से क्या पता लगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। इसमें क्या स्पेशल? कोई एग्जांपल ले लें इसका, अगर इसके इलेक्ट्रॉन सेम हो, सोडियम आयन और नियोन, अभी कहा था मैंने, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। एक साथ लिख लेंगे, रिलैक्स, अभी कॉपी मत करेगा बच्चा। ये लो, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। पहले वर्ड को सीख रहे हैं, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। अभी कोई लिखने की जरूरत नहीं। एक और बताते हैं आपको, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड है आइसोस्टर्स। देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म, जरा पहले इन दोनों को नोट ही कर लो, लिख लो, लिख लो आराम से, कह लो लिखने की बहुत जल्दी कर, लिखने चलो आराम से। मतलब सब बॉयज अटेंटिव रहते हैं, इवन क्लास में एक्टिव होकर बैठना है। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा नीचे, आपका टेस्ट ही होता है ना गर्ल्स भी। जाके देख लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सवाल इस बार नीट में आया, जाके ढूंढो उसको। 2025 में क्वेश्चन है, 24 में भी आया था। जेई मेंस वाले बच्चे बैठे, उनके एग्जाम में भी आता रहता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकालना तो बहुत कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस लगाओ। इलेक्ट्रॉनिक से पता लग गया इलेक्ट्रॉन बराबर, टोन से पता लग गया न्यूट्रॉन्स बराबर, ऐसे ना कुछ चीजें तो अपने आप ही आती चली जाती है। चलिए डन, डायस्कोप। देखो बात करते हैं आइसोस्टर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म। देखो रैंक डिसाइडर क्वेश्चन, अब ये सब बच्चों को नहीं आता, और ध्यान देना सब। देखो आपको पहले मैं एक चीज सिखा दूं, ये स्टर्स का मतलब क्या है। देखो इसके ये शब्द कहां से आए, सीखते हैं मैंने। ये ना आइसो स्ट्रक्चर्स का ना शॉर्टकट है, अभी नोट मत करना। आइसो स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संरचना।
ये आइसो स्ट्रक्चर्स का शॉर्टकट है, स्ट्रक्चर वर्ड से आया, इससे हमने इसका नाम रख दिया स्टर्स। अभी नोट मत करना प्लीज। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स मीन्स परमाणुओं की संख्या एंड इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों सेम होते हैं। सर रुक जाओ बच्चों 1 मिनट के लिए, एटम भी सेम इलेक्ट्रॉन भी सेम, परमाणु भी सेम इलेक्ट्रॉन भी सेम। देखो एग्जांपल समझाते हैं आपको, नोट मत करना प्लीज अभी। जैसे मेरे पास एक स्पीशी है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है नाइट्रस ऑक्साइड। देखो चेक करते हैं कि आइसोस्टर्स हैं या नहीं। बताओ इसके पास कितने परमाणु, बोलो बच्चों वॉइस बोलो, कितने परमाणु, कितने एटम्स, 3। एक कार्बन के 2 ऑक्सीजन के, और यहां पे कितने एटम, यहां भी 3 एटम सेम हो गए, परमाणु सेम हो गए। इलेक्ट्रॉन पता लगाते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, ये सॉल्व करने से आता है 22, 22 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, ये भी करने से कितना आता है 22। देखो आपके सामने है ना, बोलो है ना। देखो रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन भी सेम एटम भी सेम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या बराबर। अगर ऐसा कहीं होता है तो उसे कहते हैं आइसोस्टर्स। याद करो ये वर्ड आइसोस्टर्स। और स्टर्स वर्ड कहां से आया, स्ट्रक्चर से। देखो मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर बना के निकल लो, लिख रहे हैं अभी, लिखो मत बॉयज। देखो मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। अभी आपको ना एक चैप्टर आया केमिकल बॉन्डिंग, वहां से सीखने को मिलेगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। आपको शब्द बताओ, CO2 का स्ट्रक्चर वेल नोन है, ऐसे होता है। yes, और जो N2O उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। देखो N2O का स्ट्रक्चर ऐसे, अगर आप ध्यान से देख सकते हैं दोनों लीनियर है, लीनियर की एक जैसी संरचना है। जिसको ये नहीं आती टेंशन मत ले, ये सिखाया जाएगा। बस इस बात पे फोकस करें कि परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। नोट करिए फटाफट जल्दी। इन्हें कहते हैं आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर्स। कोई इनकी हिंदी नहीं बन पाएगी, मे भी संरचना होता होगा, संरचना ऐसे वो बोलते हो। लेकिन मीनिंग आना चाहिए, मेन चीज ये है हिंदी इंग्लिश हो बोला। ठीक है, अब कर रहे हैं इसको। हाँ फास्ट, हाथ चलाओ देंगे, दिमाग में यही रखिए और खुद भी यही रहना फिजिकली बिल्कुल एक अच्छी क्लियर हो। बहुत मेहनत, देखो डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं, पहले सुनो। अगर किसी का ड्रीम है ना तो जी जान एक करनी पड़ेगी, दिन रात एक करने की जरूरत है, फैक्ट है। तो इसको लाइटली बनने की बहुत इजी सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत टफ फाइट है, इंडिया में तो हर चीज के लिए फाइट है, लेकिन मेडिकल में तो बहुत टफ फाइट है। और अभी हम बहुत पीछे हैं, जो हम लोग है ना, अपनी जो बैकग्राउंड है हमारी वो बहुत, वो भी है रीजन रहा। अभी भी मेहनत करोगे तो हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, शॉर्टकट कुछ नहीं है। डन। इसके बाद एक टर्म होती है आइसोडाइफर्स। इसको आइसोडाइफर्स कहते हैं, DIAPHERS, आइसोडाइफर्स। इसमें N-P सेम होता है, N-P सेम। N-P का मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। अब आपको न्यूट्रॉन भी निकालने आते हैं, प्रोटॉन भी निकालने आते हैं। अगर दोनों का अंतर सेम है तो वो आइसोडाइफर है। इसका एग्जांपल बुक में आप देख लेना, मेरे को अभी याद नहीं होगा। इसके बाद एक टर्म आती है आइसोमर्स। अब रुक जाइए, एक चीज सीख लेता है, फिर ये खत्म करके उसको ये एंड कर देगा। देखो आइसोमर्स में क्या स्पेशल होता है, ऐसा टेंशन नहीं करना। आपको कभी कभी बुक्स में ना देखो, जैसे आपको केमिस्ट्री बुक, फिजिक्स बुक रीड कर रहे हैं, जैसे आपको ना एक एलिमेंट लिखा मिलता है थोरियम, 90 थोरियम 234। एक और ऐसा थोरियम का एटम दिखता है, मुझे ऐसे ही लिखा हुआ बिल्कुल, लेकिन उसमें ना यहाँ पे ना एक सिंबल बना रहता है, एक स्टार बना दिया, स्टार ऐसे एक एक चिन्ह बना दिया। वाइज यहाँ देखो, अब किसी ने एक सवाल पूछा क्या इनमें क्या डिफरेंस है या क्या सेम है, जरा ध्यान देना है। देखो सब कुछ सेम है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देख लो आप, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, न्यूट्रॉन भी सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन एक बात का अंतर है, पता है स्टार बनाने का मतलब क्या है? स्टार बनाने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये ना, ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में है,
इसको हिंदी में कहते हैं उत्तेजित अवस्था। ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, लिखना नहीं अभी, एक्साइटेड स्टेट। ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है, ये है नॉर्मल, ये ग्राउंड स्टेट में। अब ऐसे देखो, मुझे पढ़ाने के लिए ना बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, मुझे एक्साइट होना पड़ रहा है, बहुत एनर्जी लग रही है मेरी, एक्साइटेड स्टेट में मैं भी नॉर्मल नहीं हूँ। हाँ, रिलैक्स हो क्लास के बाद नॉर्मल हो जाएंगे, तो दोनों में ये अंतर है। इसकी ऊर्जा बिल्कुल नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पे है, ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा मिलेगी। तो अगर ऐसा कहीं होता है, दोबारा सुन लो, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बट डिफरेंस ऑफ, क्या कहना चाहिए, एनर्जी, ऊर्जाओं का अंतर है। एक की ऊर्जा कम, एक की ऊर्जा ज्यादा, तो उसे क्या कहते हैं, आइसोमर्स। नोट कर लो आपने, एक आइसोमर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, एक आइसोमर्स इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं, एक आइसोमर्स ब्रांच के अंदर आते हैं। अब देखो, हमने सारी टर्म्स कवर कर ली, पेपर जैसा मर्जी आ जाए, अब फाले कुछ हो जाए, दिक्कत नहीं आ रही है, इनको सीखिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। तो आइसो डाइफर्स में N-3 सेम, और आइसोमर्स, कंफ्यूज नहीं होना, एक आइसोमर्स आप लोग पढ़ते हो समावयवी, वो भी आइसोमर्स होते हैं, वो अलग चैप्टर है, अलग ब्रांच है, इस चैप्टर में आइसोमर्स अलग है। ये फिजिक्स में आ सकता है, इसको न्यूक्लियर आइसोमर्स भी कहते हैं फिजिक्स। ठीक है जी, देखो हमारी सारी टर्म्स पूरी हो गई, ये छोड़ी, हमने जितनी भी टर्म्स सारी सीख ली है। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन मिलते हैं, मैं भी टिक करवा दूंगा, एनसीईआरटी में आप करके लाना उन सवालों में। कल देखिए होमवर्क भी होना चाहिए, पहले आती 10 मिनट होमवर्क डिस्कस होगा, ऐसे मत आगे बैठ जाना बस, आपको टिक करवाएंगे कहां से क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो ये फिनिश हुआ, चैप्टर में हमारा एक छोटा पार्ट हमारा कवर हो गया, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, ध्यान देना, देखो अब देखो इसके बाद, ये तो एक स्टेज पूरी हुई है, अब नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होगी, अभी नोट मत करना। अब ना कुछ थ्योरीज आती है, देखो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो एनसीईआरटी से पढ़ने वाले होते हैं, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो मैं जरा शॉर्ट से पूरा करूंगा, वो ज्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको बुक में से पढ़ोगे अपने, या आज पढ़ने वाला सेक्शन देखो। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस, लाइक लाइक रेडियो एक्टिविटी, ये कुछ मैं बेसिक बातें बताऊंगा, ये सब एनसीईआरटी से, आप इसको रीडिंग करना बस, मेन बातें बीच में हाईलाइट करूंगा। तो पहले डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से शुरुआत करें, यहां से क्वेश्चन आया था नीट में, इस पर 2025 में ऐसे सवाल आया, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन थी। एनसीईआरटी की बहुत रीडिंग किया करें, ध्यान है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है, 2-3 बार कम से कम पढ़ा। देखो डॉल्टन ने सबसे पहले एटम की थ्योरी दी थी, परमाणु की जो व्याख्या दी वो डॉल्टन ने दी थी। उसने ये कहा था लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास कुछ भी है, कोई भी मैटर, हर एक मैटर किससे मिलकर बना होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, लिखेगा नहीं, कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, हर एक मैटर छोटे छोटे कणों के मिलने से बना हुआ है, कॉल्ड एटम्स, जिनका नाम उसने परमाणु रखा था। ये आपको एनसीईआरटी में लाइन मिल जाएगी, वहां पढ़ लेना, लिखो मत, टाइम मत वेस्ट करो। उसने दूसरी बात ये कही थी, एटम इज इनडिविजिबल, उसने कहा था कि जो एटम होता है वो अविभाज्य है, अविभाज्य है, इसको आप तोड़ नहीं सकते, इनडिविजिबल। ऐसे भी कह सकते हैं एन एटम इज, एन एटम इज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब ये होता है जिसको आप तोड़ेंगे नहीं, टूटेगा ही नहीं, अल्टीमेट का मतलब टूटेगा नहीं, अल्टीमेट पार्टिकल है। ओके, अभी लिखना है किसी को नहीं। फिर टॉल्टन ने ये बात कही थी, द पर्टिकुलर थर्ड पॉइंट, he said that atoms of same element are exactly same, एक ही तत्व के जो सभी परमाणु होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, आर एग्जैक्टली सेम, आर एग्जैक्टली सेम। he also said that atoms of different elements, different elements are exactly different. ओके, ये कुछ बातें उसने बताई थी। उसने इवन एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, एक लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम उसने दिया था, ठीक है ना। और कोई बात, एटसेट्रा,
इतनी बात करके हम इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं। ये डॉल्टन की थ्योरी कुछ मेन बातें थी, एनसीईआरटी में और भी मिलेंगी। कोई बच्चे लिख रहे हैं, मैं मना कर रहा हूं, मत लिखिए बिल्कुल भी, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। अब यार ध्यान दो, देखो डॉल्टन ने जब थ्योरी प्रपोज की ना, तो शुरुआत तो डॉल्टन ने करी, डॉल्टन का बहुत रिस्पेक्ट है। उसकी कुछ बातें गलत निकली। जैसे ये बात तो बिल्कुल सही थी कि हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बनी है, कॉल्ड एटम्स, ये बात तो उसकी सही थी। जब उसने कहा ना कि एटम इज इनडिविजिबल, ये बात गलत निकल गई। अभी हम इसको सिद्ध करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कैसे। उसने कहा एटम टूटता ही नहीं है, जबकि एटम टूट सकता है। एटम खुद तीन पार्टिकल के मिलने से बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखो उसकी ये बात गलत थी, उसकी ये बात रॉन्ग है। ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, पढ़ के देखोगे ना तो पता लगेगा। तीसरी बात भी गलत हो गई। उसने क्या दिया, एक एलिमेंट के सभी एटम एग्जैक्टली सेम होते हैं, नहीं हो सकते। अगर एग्जैक्टली सेम होते तो आइसोटोप का फंडामेंटल कहां से आता है। देखो आइसोटोप में तो एग्जैक्टली सेम नहीं होते, तो उसकी ये बात भी गलत होगी। और ऐसी गलती यहां पर भी हुई। उसने कहा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली डिफरेंट, अगर एग्जैक्टली डिफरेंट होते तो आइसोबार्स का प्रिंसिपल कहां से आता। तो ये ना कुछ कमियां थी उसकी थ्योरी में, लेकिन फिर भी उसकी रिस्पेक्ट पूरी है, क्योंकि सबसे पहले एटम की बात उसी ने करी। तो ये थ्योरी में कुछ पॉइंट है। ये लॉ उसने दिया था, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये भी एनसीईआरटी में। ठीक है ना, तो कुछ बातें ये डॉल्टन थ्योरी की ये थी। कुछ गलतियां भी हुई, कुछ उसके प्लस पॉइंट भी थे। जाके देखना 2025 में क्वेश्चन आया, उसमें यही पूछा गया था कि जो डॉल्टन की थ्योरी है वो किस किस लॉ को सपोर्ट करती है, किसको नहीं करती। तो वो जाके आपको देखना होगा। ये डॉल्टन की थ्योरी है, ठीक है, इसको रब कर दूंगा। क्या लिखना, टाइम वेस्ट करना, आप हेडिंग लिख के छोड़ दो, बस लिख लो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी फ्रॉम एनसीईआरटी। ये घरे पढ़ने वाला काम रहेगा, टाइम वेस्टेज है, लिखना चाहते हो मर्जी है। 10 मिनट में वेस्ट हो जाएंगे, मैं काम बहुत सारा करें तो गेन नहीं होगा ना। और ये सेंटेंस में प्रूव करके दिखाऊंगा, वाई इज एटम इनडिविजिबल और डिविजिबल, देख ले। तो ये डॉल्टन थ्योरी के ड्रॉबैक थे। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, इनके आंसर नहीं थे उसके, बस 2025 में यहां से क्वेश्चन आ गया, इस बार प्रॉब्लम आई। और एनसीईआरटी की, बिल्कुल एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ रहा हूं। चलिए अब देखिए, हमें अब इस बात पे फोकस करना है कि एटम डिविजिबल कैसे। अब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, हटाओ। ठीक है ना, आपको हिंट मिल गए, आप पढ़ लीजिए। देखो अब बात करते हैं कि एटम डिविजिबल कैसे है। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, उसे कहते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस, कैथोड किरणों की खोज। एक एक्सपेरिमेंट है, समझा दूं मैं आपको, इसको आप फिर एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे आज। रीडिंग वाला बहुत सारा काम रहेगा। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस, कैथोड किरणों की खोज। आप तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ के भी आते हैं चीजों। देखो इसके लिए हमें एक छोटा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले हुआ था, लेकिन जब इसका रीजन डॉल्टन से पूछा गया तो डॉल्टन के पास इसका रीजन नहीं था। देखो सुनो ध्यान से, हमने एक ट्यूब ली है इस तरह से, ग्लास की ट्यूब है, इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब हिंदी में कहते हैं निरावेशित ट्यूब। ये फिजिक्स लैब में कभी जाए आप, वहां पे ये एपरेटस है, वहां फिजिक्स की लैब में रखा होता है, फिजिक्स लैब डिस्चार्ज ट्यूब। क्या किया देखो इसमें ना, इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना होता है, इसमें ना हम क्या करते हैं, तो गैस भर लेते हैं, गैस, और यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं। ये बैटरी लगी हुई है, नो डाउट। और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ये एक वैक्यूम पंप है, यहां से हम हवा को बाहर निकाल सकते हैं, बाहर खींच सकते हैं, अपनी मर्जी से प्रेशर को घटा बढ़ा सकते हैं। ये हवा के आने जाने का रास्ता है, समझो गैस आने जाने का रास्ता है। ये हमने छोटा सा एक सेटअप बना दिया। अब हमने क्या किया देखो सुनो, हमने क्या किया, यहाँ पे ना बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, हिंदी में कहते हैं उच्च विभवांतर। हमने बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा दी, बहुत ज्यादा, 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, ऐसे हमने बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा दी। और जो यहाँ प्रेशर था उसे बहुत कम कर दिया, निम्न दाब। ये प्रेशर बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, सब सुन लेना। ये दो सिचुएशन है, ये दो सिचुएशन है, हमें दो सिचुएशन पे काम करना पड़ेगा। एक तो उच्च विभवांतर और बहुत ही निम्न दाब। देखो क्या होता है, देखो सब ध्यान देना। देखो हम लोग लैब में ही देखते हैं, जब ये चीज करते हैं ना, जो ट्यूब का ये वाला पार्ट एक काम और करता है, एक काम और अभी करना पड़ेगा। चलो खैर बता दूंगा आपको। इस जगह पे ना हमने एक मटेरियल लगा रखा है, मटेरियल।
एक ऐसी चीज लगा दी, वैसे जिंक सल्फाइड लगा दी। आपने कभी सुना होगा, ये लाइट सेंसिटिव होता है। अगर इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो ये चमकेगा। सिंपल लैंग्वेज में ये चमकेगा चमकेगा, इस पर लाइट डलेगी, ये चमकना शुरू कर देगी। ठीक है, मेरा ध्यान हो, देखो अब हमने ये सेटअप कर लिया। पता है क्या होता है, देखो हमने चीज नोटिस करी जब ये लैब में करके देखते हैं कि ट्यूब का ना, देखो बच्चों, जो ट्यूब का ये वाला हिस्सा है ये ना चमकना शुरू कर देता है। देखो ये जो मैंने पीला पीला दिखा ना येलो कलर से, ये ट्यूब का पार्ट चमक रहा है, ग्लो कर रहा है। देखो सपोज करो ये हम एक्सपेरिमेंट डार्क रूम में कर रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे, तो ट्यूब का ये वाला हिस्सा चमक रहा है। देखो ये पूरा पार्ट चमक रहा है। अब इसका चमकने का ये मतलब हुआ, सब लोगों ने ये डिसाइड करा शायद कुछ ऐसी रेज है, कुछ ऐसी किरणें हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही, वो इधर से आ रही है। क्या नाम रखा हमने उनका? कैथोड रेज। कैथोड से आ रही ना, तो नाम रख दिया हमने उनका कैथोड रेज। हिंदी में बोला हमने कैथोड किरणें। कैथोड से आ रही है कैथोड किरणें, लेकिन कब आ रही है? इन शर्तों पे आ रही है, इन कंडीशंस पे आ रही है। ध्यान रखना, आपको ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये लगा रखा है तो ऐसा हो। अब इसकी बात, ये बात पूछी हमने डॉल्टन से कि डॉल्टन बताया, तो डॉल्टन के पास आंसर नहीं था, ऐसे कैसे हो गया, ये किरणें कहां से आ गई। अब इसको समझना होगा। आप बनाना चाहे बना लो, फटाफट यार, जल्दी हाथ चला लो, एज यू लाइक। वैसे डायग्राम बना लो, बनाना चाहते ना जाएगा ना, पढ़ना दे, वो आपकी बहुत जिम्मेदारी है भाई। इसको बनाना है फास्ट, एज यू लाइक। इसको लगे काम के बाद वो लिखा करें, इस मर्जी है, क्लास में ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इसको लगता है काम की बात लिखो, अदरवाइज होगा नहीं। ठीक है, तो टेंडो की खोज जाके एक्सपेरिमेंट करना, आपको ये मिलेगा वहां पे। ये डायग्राम आपको वहां मिलेगा, चित्र आपको वहां मिलेगा। चित्र क्या देना, क्या है? अब हमें सीख रहा है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना क्या प्रूव करता है, ये सब हमें सीखना होगा। तो देखो इसके पीछे की साइंस क्या, देखो पता लगाते हैं। मेरे बच्चे क्लियर? उम्मीद है। ठीक है, आप देखो पता लगाते हैं कि क्या रीजन रहा, इसके पीछे क्या कॉज है। वी आर वर्किंग एट हाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड लो प्रेशर, उच्च विभवांतर और निम्न दाब, ये शर्त है। इन दो परिस्थितियों में ऐसा होता है। चले बच्चे करें स्टार्ट, चले ध्यान दीजिए, देखिए सब, देखो अब क्या हुआ। देखो हमने यहाँ पे ना कोई भी गैस भर सकते हैं, कोई भी गैस ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऐसी अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे गैस है ऑक्सीजन, O2। ध्यान देना सब। देखिए आप ना इतने उच्च विभवांतर पे काम करो, ये जो ऑक्सीजन गैस है ना, ये टूट जाती है, ऐसी परमाणुओं में टूट चुकी हुई। और एक बात और बताऊं, जब इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पता क्या होगा, ध्यान दो सब, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हुए तो भी बाहर निकल के आ जाएंगे। बाकी सुनना, अभी किसी को पता नहीं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे है। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद ये टूट गया, ये परमाणु टूटा है। आप कभी जाके ना, आपने कभी फिजिक्स में बुक पढ़ी है, एससी वर्मा? एक फिजिक्स की बुक है, ऑथर है ना मिस्टर एससी वर्मा, पढ़ा है कभी अपने इस जमाने में आपने? फिजिक्स की बुक है, बड़ी फेमस बुक है। आप जाके वहां पे ये चैप्टर रीडिंग कर सकते हो, पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड कर लेना, उसमें चैप्टर है पूरा, उसमें पूरी स्टोरी बता रखी है कि कैसे कैसे हुआ था। देखो जरा ध्यान दो, जैसे यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा। आपने कभी देखा जैसे बिजली चमकती है, देख रहे हो? जैसे बिजली चमकती है तो उस टाइम क्या होता है, एक लाइन सी दिखाई देती है हमें, है ना, बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली यहाँ पे होता है, यहाँ पे ना एक क्रैकिंग क्रैकिंग की लाइन दिखाई देती है। क्रैकिंग वर्ड होता है उसके लिए, क्रैकिंग, टूट की कोई चीज, वो ये टूटने वाला केस होता है। अब सुनना ध्यान से, इस ट्यूब में क्या हो चुका होगा, इतने उच्च विभवांतर पे क्या हो चुका होगा, जो भी गैस होगी, हमें नहीं पता कौन सी गैस है, आप कोई सी गैस ले लो, वो टूट चुकी होगी अपने धनायनों में व इलेक्ट्रॉन। अभी हमें पता नहीं, हम तो अपने पास से प्रिडिक्शन कर रहे हैं।
ठीक है, बात समझ रहे हो आप? इतने देखिए, जाके बुक में से पढ़िए तभी समझ आएगा। वहां से उसमें पूरा ऑथर ने बताया कि किस सिचुएशन में क्या हुआ। ये बुक से रीडिंग कर लो। नहीं खरीदनी है, आपके पास होनी चाहिए। इतनी फेमस बुक का नाम ही नहीं पता आपको, ये जमाना में जी रहे हैं हम। डाउनलोड कर लेना, तभी पता लग जाएगा। अब सुनिए, बात ना करिए। देखो अब ये धनायन क्या कर रहे होंगे यहाँ पे। अब ये देखो, आप इतने ऊंचे विमानतल पे काम कर रहे हैं, देखो क्या होगा। ये धनायन पूरी ताकत से इधर की तरफ चलेंगे, प्लस जाएगा माइनस की तरफ, और जाके यहां टकराएंगे। अब इतना भारी भारी कटायन है, इतने भारी भारी कटायन, जब आगे टकराएंगे ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन और निकल के आ जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन सारे मिलके इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, और यहां के टकराएंगे। तभी तो यहां पे क्या हुआ, क्या हुआ, ये ग्लो प्रोड्यूस हुआ, ये चमक प्रोड्यूस हुई। आ रही बात सबको समझ? दोबारा देखो एक बार। देखिए, पहली बार, इतने उच्च विभवांतर पे कोई भी गैस होगी वो टूट चुकी होगी। गैस वैसे की वैसी रहे, हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। वो टूट गई अपने कैटायनों में और इलेक्ट्रॉनों में। कैटायन बहुत भारी होते हैं। सोचिए, वो कोई भारी चीज दीवार से टकराए तो क्या होगा, ये दीवार टूट जाएगी। वो भारी चीज में इतना मोमेंटम होगा, इतनी ताकत से टकराएगी, दीवार टूट जाएगी। वो अपनी साइड दीवार को दे देगी ना। ऐसी कैटायन जाके यहां टकराए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, वो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेंगे, और वो आके यहां पे क्या प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ग्लो प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तभी तो नाम रखा हमने कैथोड रेज, कैथोड किरणें। देखो अब साफ दिख रहा है कि कैथोड किरणें क्या है। किसी ने पूछा कैथोड किरणें क्या है, कैथोड रेज क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। सही मायने में कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी हुई। वो इलेक्ट्रॉन कहां से आए? आपके सामने है, देखो यहां से निकल रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, यहां से भी निकल रहे हैं। कुछ गैस के भी इलेक्ट्रॉन है, वो सारे मिलकर इस तरफ चल रहे हैं, इससे बन रही कैथोड रेस। बोलो आया समझ? अभी लिखना नहीं किसी को प्लीज। तो कैथोड रेस बनने का पता लग गया, कैथोड किरणें बनने का पता लग गया कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है। एक बात अभी और सुनो, अभी लिखेगा नहीं वो बच्चे। देखो आपको एक बात और समझा दें, हाई पोटेंशियल डिफरेंस एक काम और कर रहा है। अगर आपको फिजिक्स से बताओ, कभी फिजिक्स से बढ़ाओ, अगर हम किसी चार्ज के ऊपर विभवांतर लगाते, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसमें क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। देखो आप, क्यों भी आपने चार्ज को वी से मल्टीप्लाई करते, देखो वी कितना बड़ा है, जब इसे गुणा करेगा तो कितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तभी तो जाके वो टकराए इतनी ताकत के साथ, और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हुए। ध्यान रखना, ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई इसको यहां से हटा दे, ये किरणें बनेंगी नहीं। दूसरा सवाल, हम लो प्रेशर पे क्यों काम कर रहे हैं? दाब अंदर निम्न क्यों होना चाहिए? अगर अंदर गैस के बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो क्या होगा बताओ? अच्छा, ये रेज नहीं बनती। बताओ क्यों नहीं बनेगी? बिकॉज कैटायन उन गैस पार्टिकल टकराएंगे, और टकरा के सारी एनर्जी वेस्ट कर देंगे। तो अंदर ना गैस पार्टिकल बहुत थोड़े से, ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। जैसा मान लीजिए आप कहीं बहुत तेज ड्राइविंग कर रहे हैं, आप अपनी बाइक से जा रहे हैं, रास्ते में बहुत जाम लगा हुआ, आप ज्यादा आगे जा ही नहीं सकते, रुकना पड़ेगा आपको। तो आगे जाने के लिए जरूरी है अंदर निम्न प्रेशर हो, लो प्रेशर। देखो फिजिक्स कहती है, अगर लो प्रेशर होता है ना, अगर निम्न दाब होता है, तो गैसेज आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स। गैसेज बहुत अच्छी कंडक्टर को बोलते हैं कुचालक, सुचालक, सुचालक होती है, कंडक्टर होती है, कंडक्टर। एक फिजिक्स से सारी देखो, देखो ये लाइन कितनी काम की है। गैसेज आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स। उच्च विभवांतर पे क्यों काम कर रहे हो? काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करने के लिए। अगर ये दो कंडीशन नहीं मैच करेंगी, कैथोड रेज नहीं बनेगी। और ये स्क्रीन क्या कर रही है? जब इस पर रेज आकर टकराएंगे, स्क्रीन चमकेगी। दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल, दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल। ये इसकी केमिस्ट्री। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ लिखना चाहते लिख लीजिए, बुक में से पढ़िए, रीडिंग करिए अपने आप, आपकी जिम्मेदारी है। देखो ऐसा ना, एक एक टॉपिक में हम आधा घंटा लगा दें, पता लगा 6 आर्टिकल हमारे 4 दिन खराब हो गए, टाइम वेस्टेज। और ये ज्यादा कंपटीशन में आता नहीं है, इसमें 2-3 बातें काम की है, वो सीखनी होती है बस। एक तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल डिफरेंस, लो प्रेशर क्या कर रहा है, कैथोड रेज क्या है सही मायने में, वो कहां से आ रही है। इसे बुक में से पढ़ोगे, सब चीजें आपको मिलेंगी। मैं लिखवाऊंगा, टाइम खराब है।
लिखवा सकते ही नहीं। आपको जल्दी से सिलेबस पूरा करके अपना रिवीजन भी करना चाहिए, दोहराना चाहिए चीजों को, दोहराने से स्ट्रेंथ आती है। डन। इसको लिखना लिख लो, मर्जी, अदरवाइज मैं तो रिमूव कर रहा हूं उसको। और आपको रीडिंग करनी हो, किसी को बहुत अच्छे से पढ़ना हो, बहुत है ना, रियल फैक्ट, एससी वर्मा में से पढ़ लीजिए आप। ये चैप्टर वहां पे एग्जैक्टली गिवन है, एनसीईआरटी से भी बढ़िया गिवन होगा। आप चाहे एनसीईआरटी से पढ़ लें वो भी सफिशियंट है, चाहे वहां से पढ़ना वहां से पढ़। ठीक है बच्चे, हटाएं। चलो, जो करना चाहते हो जल्दी से कॉपी कर दो। चलिए देखिए, अब कुछ बातें बहुत काम की है, इनके बारे में ध्यान देना। इन रेस के बारे में ना कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, हिंदी को बोलेंगे विशेषताएं। अब इन रेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं हैं। देखो, विशेषताएं समझते हैं। पहली बात, देखो इन रेस के अंदर क्या खास बात है। देखो अभी सवाल आप फटाफट निपटा रहे हैं। अभी देखा आपने, रेस यहां से निकल रही। हम एक काम करते हैं, यहां लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र। किसी को पता क्या होगा? ये रेस ऐसे मुड़ जाएंगी, देखो प्लस की तरफ मुड़ रही है, इसका मतलब इनके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। पक्की बात, नेगेटिव चार्ज। एक बात और अभी लिखना मत प्लीज, जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इनमें कुछ पार्टिकल्स होंगे। ये रेस कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। विच पार्टिकल? कौन सा पार्टिकल है वो? इलेक्ट्रॉन। देखो चार्ज कहां से है? आवेश तो पार्टिकल के ऊपर ही होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये रेस इलेक्ट्रॉनों के मिलने से बनी होती है। ये बात बाद में पता लगी। ठीक है, तीसरी बात देखिए, सुनते हैं अभी। मूविंग स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा में चलती है। स्ट्रेट लाइन, बताओ कोई चीज स्ट्रेट लाइन चल रही है कैसे पता लगा? कोई चीज स्ट्रेट लाइन चल रही है, इसका पता कैसे लगा? बीच में कोई चीज रख दो जो रेस का रास्ता रोके, तो उसके पीछे क्या बन जाएगी? उसकी शेडो, उसकी परछाई बन जाती है। उसकी परछाई बनना इस बात का इंडिकेशन है रेज आर मूविंग स्ट्रेट में। मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में, शेडो फॉर्मेशन। परछाई का बनना इस बात का संकेत है, इस बात का इंडिकेशन, इस बात का इंडिकेशन। चौथी बात, डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स, डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स या डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये डिफ्लेक्ट होती है। डिफ्लेक्ट का मतलब विक्षेपित हो जाना। विक्षेपित होने का मतलब चार्जफुल, चार्ज, चार्ज। ये बात मैं ऊपर ही बोल के आ चुका। ओके, डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में ये डिफ्लेक्ट होती है, चार्ज होने का इंडिकेशन। और बताऊं, और कुछ खास बात, और कोई स्पेशल बात इन रेस के बारे में? या एक सुपर्ब लाइन, ग्रेट लाइन, आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, देयर क्यू बाई एम। क्यू बाई एम जानते क्या होता है? क्यू क्या होता है? चार्ज। एम क्या होता है? मास, आवेश बड़ा द्रव्यमान। इसे बोलते हैं विशिष्ट आवेश। क्या कहते हैं इसको? विशिष्ट आवेश। हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। देयर स्पेसिफिक चार्ज, देयर स्पेसिफिक चार्ज इज फाउंड टू बी कांस्टेंट। देखो बच्चों, इन रेस की सबसे खास बात थी, किसी भी गैस को भर लो, इनका क्यू बाई एम कांस्टेंट आ रहा था। किसी भी गैस को भर लो, चाहे वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, किसी भी गैस को भर लो आप, इनका क्यू बाई एम कांस्टेंट आता है। ये सबसे अच्छी लाइन है। क्यों? अब सवाल है क्यों? क्यों आ रहा है बताओ क्यू बाई एम कांस्टेंट? बोलो क्या? दैट्स द पॉइंट। देखो, इनकी बात मान लेते हैं। क्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। तो रेशो भी कैसा आएगा? कांस्टेंट तो आएगा। सोचने वाली बात है। बस सब में इलेक्ट्रॉन कॉमन है, किसी भी गैस को भर लो आप, क्यू भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, तो क्यू बाई एम तो कांस्टेंट आएगा ही आएगा। देखो सोचो, दिमाग लगा, ये लाइन सबसे काम की है, सबसे काम की लाइन।
देखो ये था कैथोड रेस का कॉन्सेप्ट, इसको भी यही पे रोक रहे हैं हम लोग। आपको पूछे ना डॉल्टन थ्योरी से ऐसा क्यों हुआ, तो डॉल्टन की थ्योरी फेल, क्योंकि डॉल्टन ने कहा था कि एटम को तोड़ नहीं सकते, एटम तो टूट रहा है, ये रेस कैसे बन रही है, इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आ रहे हैं, पक्की बात है एटम टूट रहा है। किसी को लिखना लिख लो जल्दी जल्दी, जो भी है बड़ा बुक में रीडिंग करो। बता रहे हैं फिर हम एनोड रेस करते हैं ऐसे। हाँ बताओ, अभी बताएंगे, अभी वेव की बात भी करें, अभी आएगा पॉइंट। कोई बात नहीं, डुअल है ना, हमने यहाँ पे क्या माना, बांटेंगे, वेव वाले फंडे ही बनाएंगे। दोनों में से एक टाइम में एक गुण होता है, समझ रहे हो आप, ये नहीं वो दोनों चीज एक साथ दिखा, एक टाइम में एक ज्यादा एक कम। तो हमने यहाँ पार्टिकल ले लिया, चार्ज की वजह से लिया ना पार्टिकल, आवेश ना होता कभी भी ना लेते। जल्दी से कॉपी का ना कर लो अगर लगता है कोई बात है, वरना बुक में से पढ़े, मैंने पहले बताया देखो कितना कितना टाइम लग जाएगा। ये था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इनका क्यू बाई एम, हिंदी में कहता है विशिष्ट आवेश, कांस्टेंट आता है इनका, क्यू बाई एम कांस्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्यू बाई एम फिक्स, बिल्कुल बदलेगा नहीं। चलिए बच्चे क्लियर हो गया, Yes, sir. अब कर दूं फिर, Yes, sir. ठीक है ना, आप बुक में से रीडिंग करेंगे, आपने बोला ही है। देखो इसके बाद क्या हुआ, आपने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। अब एक और नाम आता है, उसका नाम है जे थॉमसन। Yes. उसने एक्सपेरिमेंट किया था और उसने क्यूबायाम निकालना सिखाया था। आप कभी भी देखना एनसीईआरटी पढ़ना, जो क्यूबायाम की वैल्यू निकाली थी ना, वो सबसे पहले थॉमसन ने निकाली थी। उसके लिए उसने एक सिंपल सी फिजिक्स लगाई थी, एम वी स्क्वायर बाई आर वी क्यू वी साइन थीटा, ऐसे करके ना। Yes. ये आप अभी अब फिजिक्स में देखना, बुक में से पढ़ लेना, यहां से क्यूबायाम निकाला था उसने, कि क्यूबायाम कैसे निकाले, ये नाम थॉमसन वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी कैथोड रेस का डिस्कशन पूरा हुआ। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस। अब ऐसी डिस्कवरी एनोड रेस की हुई, देखो एनोड रेस कैसे बनेगी, जल्दी से ध्यान देना। फिर वही ट्यूब ले लेते हैं हम लोग, फिर वही केमिस्ट्री, वैक्यूम पंप लगा हुआ है यहाँ पे, फिर वही चीजें, अंदर गैस है, फिर ट्यूब से वही हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देखो ध्यान देना, इस बार हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी, जैसा बच्चे ध्यान देना। देखो इस बार हमने क्या किया, जो यहाँ पे कैथोड दिया ना, देखो सुनो स्टूडेंट्स, ये हमारा कैथोड है। देखो सर ध्यान दो सब लोग, बच्चे बात कर रहे हैं भाई, मत बोलो, बोलने वाला काम नहीं है। देखिए हमने क्या करा, इस कैथोड को ऐसे बनाया, देखो इसका मतलब समझना। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, मैंने इस कैथोड में ना छेद कर दिए, छेद जिसे कहते हैं परफोरेटेड। ये देखो बीच में मैंने एक गोले गोले से बना रखे ना, एक छेद है, इसको परफोरेटेड बोलते हैं, परफोरेट कर रखा है हमने इसको। देखो बीच में से कहीं कहीं हमने छेद बना दिए। अब क्या होगा देखो ध्यान दो, फिर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया बिल्कुल सेम टू सेम, फिर रेस बनी, सब चीजें वही हुई। पता है इस बार क्या हुआ, देखो व्हाट इज इंटरेस्टिंग, इस बार ना हमें ना ये वाला पार्ट ग्लो करता हुआ दिखाई दिया। बच्चे ये वाला पार्ट ग्लो कर रहा है, देखो इस बार ये पार्ट ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ रेज आ रही है, कहां से, कहां, देखिए रेज उल्टी साइड से बोलनी होती है, नोड से आ रही है। मान लो आज इंडिया में कोई हो जाए, कुछ इंडिया में कोई बॉम्ब वगैरह ब्लास्ट हो गए, तो नाम किसका आएगा, पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में हो गया तो ये फैक्ट है, ये पॉलिटिक्स का पार्ट है, हमेशा नाम उल्टे का लाओ। ऐसी रेस अपोजिट साइड से आती है, ये होता है। देखो रेस अपोजिट साइड, अगर मान लो अमेरिका में कुछ हो गया ना, तो नाम किसका आएगा, ईरान में, और ईरान में कुछ हो गया तो नाम किसका आएगा, यूएसए में। ये फैक्ट, अपोजिशन का नाम आता है। देखो ऐसी रेस यहां से नोड से आ रही है, या नोड से रेस आ रही है, इसलिए ऐसा हुआ, इनका नाम रखा है नोड रेस। इस बार रेस एनोड से आ रही है, लेकिन अब सुनिए, देखो अब सुनिए, सच्चाई पता क्या है, रेज एनोड से नहीं आ रही है। अभी भी एनोड रेज कौन है पता है, ये वाले आयंस। पिछली बार ये आयन जाके यहां पे टकरा रहे थे, और टकराने से कौन निकले थे, इलेक्ट्रॉन। इस बार टकरा ही नहीं पाएंगे, क्यों, इसलिए हमने वहां पे छेद कर रखे हैं, होल कर रखे हैं, वो उसमें से निकल जाएंगे। सोच के देखो, इसमें से निकल गए, बोलो आ रहा है समझ, जैसे देखो ये देखो आपकी जो ये जिस रूम में बैठे, देखो छेद नहीं है इसके अंदर, इसमें से कोई चीज चली जाएगी, इसको और क्लोज कर दो। ऐसे ही हमने यहाँ पे करा, छेद करने से ये फायदा हुआ, जाकर रेस टकराई नहीं, आगे जाके टकरा रही है।
तो आगे ग्लो प्रोड्यूस हुआ। नाम रख दिया हमने एनोड रेस, लेकिन सच्चाई पता क्या एनोड रेस एनोड से आ रही है? नहीं, एनोड रेस तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है। बच्चों आ रहा है, समय नहीं आ रहा है? आप यार कैच नहीं कर पाते। देखिए ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा और आप लोग कॉपरेट करिए, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है आपके साथ। देखिए कैथोड रेस तो कैथोड से आती है, मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन एनोड रेस एनोड से नहीं आती। नाम रखा गया सिर्फ एनोड रेस। भाई एनोड रेस एनोड से बन का रही है रेस। एनोड रेस तो वही है पॉजिटिव चार्ज आयंस, ये जाके अब तक टकरा रहे रेस, बट टकरा ही नहीं पा रहे क्योंकि वो छेद कर रखे हैं हमने यहाँ पर। बस बोलो आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? ये थोड़ा जागे, साथ है ना पानी वानी की बॉटल रखा करें, कुछ खाते पीते रहा करें, नो बॉटल। सच में कभी दिमाग चलेगा, आप बॉयज भी ऐसे नहीं, ऐसे तो आप सो जाएंगे। सारे पानी की बॉटल रखे, कुछ खाने पीने के टॉफी ले रहे हैं, कुछ भी नहीं है, अपनी एनर्जी बनी रहे। देखो मैं नहीं पानी पी रहा हूँ, वरना काम ही नहीं चलेगा। ऐसे तो आप सो जाएंगे सारे, सो भी रहे होंगे। ये जितने बॉयज बैठे हैं गर्ल्स बैठे हैं, सब देखिए एक्टिव हुए। इस क्लास में ऐसे करना पड़ेगा, ये कमांडो ट्रेनिंग है, इसमें ढीले आदमी काम ही नहीं है, वरना वो आ ही ना, सो जाएगा वरना वो क्लास से। देखो मैंने इतनी इंपॉर्टेंट बात शेयर करी है, काफी लोगों को समझ नहीं आई होगी। अब एक बात और बोल रहा हूं, इन रेस का क्यू बाई एम कॉन्स्टेंट नहीं आता, क्यू बाई एम कॉन्स्टेंट नहीं आता। देखो कैथोड रेस में कॉन्स्टेंट आया था, क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? यस, कैथोड रेस तो इलेक्ट्रॉन्स थे, उनका चार्ज भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट। एनोड रेस कौन है? ये वाले आयंस। अब ये आयन के मास हर गैस के अलग अलग है, कोई गैस हल्की है, कोई गैस भारी है, कोई बहुत भारी है, एम बदलता रहेगा। तो क्यू बाई एम कांस्टेंट नहीं आए। आ रही है बात समझ? वो कितनी सारी बातें मैंने शेयर कर दी। वही ना आपका यार, वही एनर्जी लेवल डाउन हुआ पड़ा है, थक गए आप लोग बहुत, और आपकी वजह से मैं थक जाऊंगा। आप क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा नेसेसरी टाइम वेस्ट करना। देखो अब हमने ना कैथोड रेस का डिस्कशन पूरा करा, एनोड रेस का डिस्कशन, अभी हम आज ही क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। थोड़ा आप घर से ना रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ के आना, और एक और चीज पढ़नी है आपको, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब एनसीईआरटी में छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, हार्डली आपको 3 पेज पढ़ने पड़ेंगे, 3 पेज की रीडिंग करके आपको सारा आ जाएगा सब। पहले हम कल यहां तक के डाउट ले लेंगे, कुछ क्वेश्चन में टिक करवा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में आप कर सकते हैं। बुक किसी के पास एनसीईआरटी को लाया हुआ है? गर्ल्स के पास थी बुक, देखिए देखो ये सब चीजें, देखो आप चाहे हिंदी में रीडिंग कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, एज यू लाइक। देखो ये सारा मैंने पढ़ने के लिए दिया, ये सब रीडिंग करनी चाहिए। बॉयज आप भी पढ़ा करो, रीडिंग की हैबिट बनाओ। यस सर, पीछे मत बोला करो, जैसे सर भी बोले और ऐसा लगा मतलब मैंने कहा ना आपका जो इंटरवॉल नहीं है, बाहर निकाल देंगे यस सर कर दीजिए। हाँ देखो यहाँ तक आपको रीडिंग करके आनी, यहाँ तक पढ़ के आना है सब। ये सब जो टॉपिक बिल्कुल रीड करना अच्छे से, 3-4 पेजेस रीड करने हैं, और अपना होमवर्क नोट कर लें क्या क्या हमने आज कवर किए। एक तो सोल्ड एग्जांपल हमारा प्रॉब्लम 2.1 2.2, प्रॉब्लम 2.1 2.2 ये आपके होमवर्क में है, ये सोल्ड एग्जांपल है, हमने कर लिए आज। इन एक्सरसाइज देखो हमने एक्सरसाइज में ना 2.1 से लेके ना 2.1 से लेके 2.4 ये हमारे कवर है एक्सरसाइज के अंदर, ये हमारे क्वेश्चन कवर हो गए आज। और आज के लेक्चर से क्या क्या हुआ, देखो आज की थ्योरी में क्या क्या सीखा हम लोगों ने। आप घर पे चाहे तो 3 बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, 2.42 2.43 2.44, इनमें से एक नीट में आने के 100% चांसेस, एक आएगा ही आएगा। ये 3 क्वेश्चन हमारे और कवर हो गए, तो ये आज का होमवर्क। तो कल से आएंगे पानी वानी की बोतल लेके बैठे सब यहाँ पर, बिल्कुल फ्रेश मूड से, क्लास से पहले बिल्कुल फ्रेश हो जाया करें, हाथ मुंह धो के बैठना है, दिन किसी को ना आए बिल्कुल। बॉयज तो बिल्कुल ही बहुत बेकार रिस्पॉन्स है, कई बच्चों का तो इनको पता ही नहीं क्लास में हो गया रहा है। तो कल से ना बहुत सारे क्वेश्चन राइज होंगे, गर्ल्स साइड भी सब एक्टिव हो गए बैठे। ठीक है आज के लिए इतना ही।